हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का एनवायरनमेंट चैप्टर को शुरू करने से पहले एक छोटी सी कहानी देख लेते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो? मोमो खाता हूँ चटनी लगाकर। तुम बच्चों ने इतने सारे पेपर वेस्ट कर करके एनवायरनमेंट को बड़ा गंदा कर दिया है। अरे सर, एनवायरनमेंट नहीं होता, एनवायरनमेंट होता है। हाँ, घर पे दादाजी भी बोलते रहते हैं कि बेटा प्लास्टिक की चीजें इस्तेमाल मत करो, एनवायरनमेंट गंदा हो जाएगा। मम्मी बोलती रहती हैं पटाखे मत जलाओ, एनवायरनमेंट गंदा हो जाएगा। पापा बोलते रहते हैं ज्यादा पानी मत वेस्ट करो, एनवायरनमेंट खराब हो जाएगा। आखिरकार ये एनवायरनमेंट होती क्या चीज है? अरे चीकू, तुम्हारे सवाल का जवाब मैं दे देता हूं। देखो, जो एनवायरनमेंट है ना, ये वर्ड आया कहां से है? ये एक फ्रेंच वर्ड था, एनवायरर, इससे आया है। और इसका मतलब क्या होता है? नेबरहुड। अगर आसान भाषा में हम लोग एनवायरनमेंट की बात करें तो क्या है एनवायरनमेंट? वो सारी चीजें जो भी हमारे आसपास हैं वो हमारा क्या है? एनवायरनमेंट। जैसे मेरे पास में एक टेबल है, साइड से क्या है, कुछ बेंचेस हैं, तो ये सब क्या है? मेरा एनवायरनमेंट है। आप भी अगर स्कूल में बैठते होगे तो आसपास जो टेबल हो गई, बेंच हो गई, क्लासरूम का बोर्ड हो गया, ये सब क्या हो गया? आपका एनवायरनमेंट हो गया। ठीक है? अरे भैया, मुझे तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। मतलब हमारे आसपास की जो भी चीजें हैं वो हमारा एनवायरनमेंट होती हैं। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। अब जो एनवायरनमेंट है ना, ये भी बहुत सारी चीजों से मिलके बनता है, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन। सबसे पहले हम लोग नेचुरल चीजों की बात करते हैं। नेचुरल चीजें क्या क्या होती हैं? जैसे एयर, वाटर, लैंड, लिविंग थिंग्स। बेसिकली नेचुरल वो सारी चीजें होती हैं जिसे इंसान नहीं बनाते हैं। तो नेचुरल चीजें क्या क्या हो गई एनवायरनमेंट के अंदर? एयर, वाटर, लैंड और लिविंग थिंग्स। ह्यूमन मेड, जिन्हें इंसान बनाते हैं, जैसे बिल्डिंग, इंडस्ट्रीज, मॉन्यूमेंट्स, रोड्स, ब्रिजेस, पार्क्स। ये सारी चीजें ह्यूमन मेड हैं, इंसान बनाते हैं इन सारी चीजों को। फिर ह्यूमंस भी बनाते हैं कुछ एनवायरनमेंट को। अभी ह्यूमन मेड तो ये चीजें थी, अब ह्यूमन का एनवायरनमेंट कौन सा हो गया? जैसे एक अंकल थे, इन अंकल ने शादी करी, शादी करके इनके 2 बेबी हुए, तो ये एक घर में रहने लगे, इन्होंने एक एनवायरनमेंट बना लिया अपना। अब ये अंकल कहीं पर पार्टी करने जाते हैं जहां पर इन्हीं के बहुत सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते हैं, तो इन्होंने एक कम्युनिटी बना ली। ये भी क्या हो गया? एक एनवायरनमेंट हो गया। एक रिलीजन वाला एनवायरनमेंट हो गया जहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। एजुकेशन वाला एनवायरनमेंट हो गया, जैसे आप स्कूल में गए हो, स्कूल में बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो गए, वहां पर किस चीज का एनवायरनमेंट है? पढ़ने का एनवायरनमेंट। एक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो गया, इसको भी ह्यूमंस ने क्रिएट करा है। आप बाजार में जाते हो, वहां पर सिर्फ आपको चीजें खरीदते या फिर बेचते हुए लोग दिखेंगे। फिर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी हो गया, जैसे आपको कहीं पर दिखेगा कि कांग्रेस लीड कर रही है, कहीं पे बीजेपी लीड कर रही है। ये भी सब ह्यूमंस ने क्रिएट करा है, इसको कोई नेचर ने तो क्रिएट करा नहीं है। तो ये भी क्या हो गया? एक ह्यूमन एनवायरनमेंट हो गया। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि एक एनवायरनमेंट के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन, सारे क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, एनवायरनमेंट के अंदर हमें नेचुरल और ह्यूमन मेड चीजें देखने को मिलती हैं। एनवायरनमेंट के अंदर हमें 2 चीजें और हैं, 2 चीजों का नाम आपको और ध्यान रखना है। एक होती हैं बायोटिक चीजें और एक होती हैं एबायोटिक। अब बायोटिक का मतलब क्या? बायोटिक मतलब लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग जैसे कि हम हो गए, प्लांट्स हो गए, ये सब क्या है? लिविंग थिंग्स है। ये भी एनवायरनमेंट का पार्ट होती हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स जैसे क्या हो गया? लैंड हो गया, जमीन हो गई, इट इज अ नॉन लिविंग। एयर क्या हो गई? नॉन लिविंग। वाटर क्या हो गया? नॉन लिविंग। लेकिन जो लिविंग थिंग्स हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स पे डिपेंड करती है। कैसे? अच्छा ये बताओ, क्या आप एयर के बिना जिंदा रह सकते हो? बिल्कुल नहीं। तो हम लोग क्या है? नॉन लिविंग थिंग पे डिपेंड कर रहे हैं। बायोटिक चीजें किस पे डिपेंड कर रही हैं? एबायोटिक चीजों पे। तो यहां पर बायोटिक और एबायोटिक मतलब लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स एक साथ मिलकर रहती हैं एनवायरनमेंट के अंदर। नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर हमें देखने को मिलता है कि कैसे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स आराम से नेचर के अंदर रह रही हैं। अब जब नेचुरल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो जैसा मैंने अभी आपको ऊपर समझाया था कि इसके अंदर कोई भी इंसानों की दखल अंदाजी नहीं होती, मतलब ह्यूमन बीइंग्स यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं लाते। जैसे एक नदी है जिसके आसपास ऐसे पेड़ उग रखे हैं, तो ये क्या हो गया? एक नेचुरल एनवायरनमेंट हो गया। अब यहाँ पर जो पेड़ हैं ये क्या है? लिविंग थिंग्स हैं। और ये क्या? नॉन लिविंग थिंग्स के साथ रह रहे हैं। नॉन लिविंग थिंग्स क्या? यहाँ पर वाटर हो गया, लैंड हो गया, इसके साथ रह रहे हैं। अच्छा, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब क्या है? नेचुरल एनवायरनमेंट का पार्ट है। जो नेचुरल एनवायरनमेंट है इसको भी हमने डिवाइड करा हुआ है 4 कैटेगरीज के अंदर।
बेसिकली लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फेयर। अब देखो लिथोस्फेयर किसे बोलते हैं, ये जो जमीन वाली जगह हो गई इसको बोलेंगे लिथोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर जो पानी पानी वाली जगह हो गई इसको हाइड्रोस्फेयर। एटमॉस्फेयर ये जो हवा वाली जगह हो गई इसको एटमॉस्फेयर। ये तीनों चीजें जहां पर मिलती हैं आकर उसको बोलते हैं बायोस्फेयर। ये हमारी बुक के अंदर भी डायग्राम दे रखा है लेकिन ये थोड़ा क्लियर नहीं है इसलिए मैंने आपको ये डायग्राम दिया, इससे जल्दी समझ में आएगा। लिथोस्फेयर जमीन वाली जगह, पानी वाली जगह हाइड्रोस्फेयर, हवा वाली जगह एटमॉस्फेयर। जहां पर ये तीनों चीजें मिल गई लिथो, हाइड्रो और एटमॉस्फेयर, ये तीनों चीजें मिल गई उसको बोल दिया बायोस्फेयर। अब इसको बायोस्फेयर क्यों बोला गया, क्योंकि यहां पर आसानी से लिविंग चीजें रह सकती है। जैसे देखो पेड़ है, यहां पर आसानी से ग्रो हो सकता है। पेड़ को उगने के लिए क्या चाहिए, हवा भी चाहिए, जमीन भी चाहिए और पानी भी चाहिए। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, हाइड्रोस्फेयर क्या होता है और लिथोस्फेयर क्या होता है। जरा डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग लिथोस्फेयर के बारे में। लिथोस्फेयर बेसिकली हम ये तो समझ गए हैं कि लिथोस्फेयर किसका पार्ट है, लैंड का पार्ट है। अब जो लिथोस्फेयर है इट इज सॉलिड क्रस्ट, मतलब अगर आप जमीन के ऊपर देखोगे तो ये सॉलिड क्रस्ट लिथोस्फेयर की होती है। और इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि हार्ड टॉप लेयर है अर्थ की। ठीक है, ये किस चीज से बना हुआ है, बहुत सारे रॉक्स से और मिनरल्स से, साथ ही में हमें सॉइल भी देखने को मिलता है। काफी ज्यादा लिथोस्फेयर का जो सरफेस है वो इर्रेगुलर है। इसका मतलब क्या, कहीं पर ऊंचा कहीं पर नीचा। अब ये ऊंचा नीचा कैसा, मतलब पहाड़ देखते हो ना और कहीं पर क्या बिल्कुल प्लेन, कहीं पर पहाड़ कहीं पर प्लेन, तो ये सब क्या है, लिथोस्फेयर का ही तो पार्ट है। तो लिथोस्फेयर का सरफेस कैसा बोलेंगे हम लोग, इर्रेगुलर। कहीं पर पहाड़ हैं कहीं पर प्लेन्स हैं। लिथोस्फेयर जो है उसी की वजह से हमें क्या देखने को मिलते हैं, फॉरेस्ट। ज्यादातर फॉरेस्ट कहां पर है, लिथोस्फेयर में। ग्रास लैंड्स जहां पर हमारी गाय भैंस ये सब घास खाने का काम करती हैं, ये ग्रास लैंड्स भी हमें लिथोस्फेयर पे ही देखने को मिलते हैं। एग्रीकल्चर और ह्यूमन सेटलमेंट भी हम लोग लिथोस्फेयर पे ही करते हैं। इट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, बहुत सारे मिनरल्स जैसे कि कोयला, कोल जिसे बोलते हैं हम लोग, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ये सारी चीज भी हमें लिथोस्फेयर से ही मिलती है। आई होप अब आपको ये चीज क्लियर होगी। नेक्स्ट है हाइड्रोस्फेयर, द डोमेन ऑफ वाटर, बेसिकली पानी वाली जगहें हम लोग बोलते हैं उन्हें हाइड्रोस्फेयर। ठीक है, हाइड्रोस्फेयर के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं, रिवर, लेक, सी, ओशन, ये सारी चीजें आ जाती हैं। मतलब एक बड़ा सा ओशन वो भी हाइड्रोस्फेयर कहलाएगा, एक छोटी सी रिवर वो भी हाइड्रोस्फेयर कहलाएगी। और यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते भी हैं। बहुत ज्यादा जरूरी है हाइड्रोस्फेयर हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए, जो पानी के अंदर रहता है उसके लिए भी और जो पानी के बाहर रहता है उसके लिए भी। हमारे लिए कैसे हम पीते हैं ना पानी को, और प्लांट्स के लिए भी जरूरी है, प्लांट्स को भी तो पानी की जरूरत पड़ती है। तो आई होप आपको पता चला होगा कि हाइड्रोस्फेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की हम लोग बात करें तो व्हाट इज एटमॉस्फेयर, ये हमारी अर्थ है। अर्थ के बाहर ये जो आप देख रहे हो ना व्हाइट व्हाइट कलर की लेयर, ये किस चीज की लेयर है, ये एयर की लेयर है और इसी चीज को हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं। हमारी अर्थ के चारों तरफ ऐसी एयर वाली लेयर को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर। जैसे आप सब ने चॉकलेट खाई होगी, चॉकलेट के ऊपर रैपर होता है ना, फिर हम खोलते हैं उस रैपर को फिर चॉकलेट खाते हैं। ऐसे ही अर्थ के ऊपर भी एक लेयर है बहुत सारी गैसेस की, बहुत सारी एयर की, जिसे हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं। अब ये जो एटमॉस्फेयर है ये वाकई में बहुत अच्छी है। कैसे अच्छी है, ये देखो हमारी अर्थ है, इसके बाहर एटमॉस्फेयर है। डायरेक्टली जो सनलाइट आती है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। जो सनलाइट की रेज होती है ना, सूरज की जो रोशनी होती है वो बहुत हार्मफुल होती है, लेकिन जैसे ही वो एटमॉस्फेयर के अंदर आती है वो वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। यूवी रेस क्या हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं। ये देखो डायरेक्टली बिल्कुल खतरनाक वाली रेज आ रही है सूरज से, जैसे ही वो एटमॉस्फेयर के नजदीक आई टकराकर वापस चली गई। तो आई होप आपको पता चला होगा कि एटमॉस्फेयर कैसे यूजफुल है, क्योंकि वो हमें सन की हार्मफुल रेस से भी प्रोटेक्ट करता है। ये देखो डायग्राम को देख लो, बहुत सारी गैसेस आती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, डस्ट भी होती है एटमॉस्फेयर के अंदर और वाटर वेपर्स भी देखने को मिलते हैं। द चेंज इन द एटमॉस्फेयर, अगर एटमॉस्फेयर के अंदर कभी भी कुछ भी बदलाव आता है उसकी वजह से हमें वेदर और क्लाइमेट के अंदर भी बदलाव देखने को मिलता है। मतलब अगर एटमॉस्फेयर के अंदर थोड़ा सा भी चेंज आएगा तो हमारा वेदर और क्लाइमेट बदल जाएगा।
सर्दी और गर्मी हमें देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी चेंजेस आते हैं उनकी वजह से। बारिश भी इसी वजह से होती है। अब बात करते हैं बायोस्फीयर की, जो लास्ट वाला है हमारा। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में तो समझा ही दिया है, जहां पर एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर ये तीनों चीजें मिल जाती हैं उस जगह को हम लोग बोलते हैं बायोस्फेयर। बायोस्फेयर के अंदर प्लांट एनिमल्स मजे से रह पाते हैं और इसको हम लोग बायोस्फेयर को द लिविंग वर्ल्ड भी बोलते हैं। लिविंग वर्ल्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर प्लांट्स अच्छे से ग्रो हो पाते हैं। देखो प्लांट्स यहाँ पर ग्रो हो रहा है, प्लांट को यहाँ पर वाटर भी मिल रहा है और साथ में एटमॉस्फेयर से बहुत सारी एयर भी मिल रही है और लिथोस्फेयर से लैंड भी मिल रहा है। अगर सिर्फ एक ही चीज होगी जैसे हाइड्रोस्फेयर है तो यहाँ पर सारे एनिमल्स और प्लांट्स नहीं रह पाएंगे। सिर्फ लैंड ही लैंड होगा, वहां पर पानी नहीं है तो कैसे कोई रह पाएगा? क्या बिल्कुल नहीं रह पाएगा। तो इन तीनों चीजों का होना बहुत जरूरी है और जब ये तीनों चीजें एक जगह पे मिल जाती हैं उस जगह को हम लोग बायोस्फीयर बोलते हैं। इट इज द नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरैक्ट, मतलब जहां पर लैंड, वाटर और एयर इंटरैक्ट करते हैं उसी चीज को हम लोग बोलते हैं बायोस्फीयर और यहीं पर हमें लाइफ भी देखने को मिलती है। अब बात करते हैं इकोसिस्टम की। व्हाट इज इकोसिस्टम? देखो इकोसिस्टम का मतलब ये होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आसपास के एनवायरनमेंट के अंदर जब रहने लगता है तो वो एक इकोसिस्टम बना लेता है। जैसे ये एलिफेंट है, अब ये आसपास यहाँ पर जो पेड़ है यहाँ से पत्ती वगैरह खाएगा ले लेके, तो ये क्या हो गया? इसका इकोसिस्टम हो गया। अब हम फिशेस की बात करें तो फिश क्या रहती हैं? पानी के अंदर रहती हैं। यहाँ पर पानी के अंदर कुछ ना कुछ ये खाती होंगी, घास वगैरह खा लेती होंगी या दूसरी फिशेस को खा लेती होंगी, तो ये इनका इकोसिस्टम हो गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे? रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स फॉर्म एन इकोसिस्टम। तो आसपास की सराउंडिंग से जो भी हमारा रिलेशन बन जाता है उसी चीज की मदद से हमारा क्या बनता है? इकोसिस्टम बनता है। अब ये जो फिश हैं ये किस चीज पे डिपेंड करती हैं? पानी के ऊपर। अगर हम इसको जमीन पर ले आए मछली को तो इसकी डेथ हो जाएगी क्योंकि ये इसका इकोसिस्टम ही नहीं है। ऐसे ही अगर किसी एलिफेंट को हम पानी के अंदर डाल दे तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा बिकॉज वो उसका इकोसिस्टम नहीं है। तो हम लोग जब भी कहीं पर भी रहते हैं और वहां की चीजों को यूज करने लगते हैं तो उसके साथ ही हमारा क्या बन जाता है? इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम अलग अलग तरीके का हमें देखने को मिलता है। मतलब एक लार्ज रेन फॉरेस्ट का भी एक अलग इकोसिस्टम होगा, ग्रास लैंड का भी एक अलग इकोसिस्टम होगा, डेजर्ट के अंदर भी एक अलग इकोसिस्टम होगा। मतलब जो एनिमल्स डेजर्ट के अंदर रह रहे हैं उनका इकोसिस्टम अलग होगा। माउंटेन्स के अंदर कुछ एनिमल्स रहते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनका इकोसिस्टम अलग है। लेक्स का इकोसिस्टम अलग है, रिवर का इकोसिस्टम अलग है, ओशियंस का इकोसिस्टम अलग है। अब देखो रिवर और ओशन का इकोसिस्टम अलग कैसे है? ओशन के अंदर देखोगे तो बड़ी बड़ी शार्क्स देखने को मिल जाएंगी। क्या रिवर के अंदर शार्क्स देखने को मिलती हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि रिवर तो बहुत छोटा होता है ओशन के कंपैरिजन में। अगर हम पॉन्ड की बात करें तो वहां पर भी सेम अलग ही इकोसिस्टम है। तो अलग अलग जगहों का अलग अलग इकोसिस्टम होता है। इकोसिस्टम होता क्या है? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी आसपास की चीजों से इंटरेक्ट करता है तो उसी चीज को हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट। देखो जो ह्यूमन है, ह्यूमन बीइंग्स एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। मतलब हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे आसपास पेड़ पौधे, पानी है या फिर पेड़ पौधे हैं, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ समय बाद हम इनके अंदर कुछ चेंजेस भी लाने लगते हैं। मतलब इनको मॉडिफाई भी करने लगते हैं अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। जैसे हमने क्या करा, ज़मीन को अच्छे से क्लीन करके वहाँ पर बड़ी सी बिल्डिंग बना दी और उसको बना दिया हमने स्कूल। एक बिल्डिंग बना दी जिसको बना लिया हमने अपना घर। तो हम क्या कर रहे हैं? एनवायरनमेंट के अंदर मॉडिफिकेशन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू अवर नीड्स। कुछ समय के बाद जो ह्यूमंस हैं, हम लोगों की नीड्स मतलब ज़रूरतें बढ़ने लगी। क्या हुआ? जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो अर्ली मैन को। पहले लोग कैसे रहा करते थे? पत्ते वत्ते लपेट कर और यहाँ पर ऐसे डंडा वंडा लेकर। लेकिन आजकल लोग कैसे कपड़े पहनने लगे हैं? इस टाइप के। तो इन कपड़ों को बनाने के लिए मशीन्स की ज़रूरत पड़ने लगी, तो एनवायरनमेंट के अंदर हमें और चेंज लाना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। जैसे जैसे ह्यूमंस की ज़रूरत बढ़ती गई ऐसे ही हमने क्या करा, एनवायरनमेंट के अंदर और ज़्यादा चेंजेस लाने लगे। हाँ भैया, ये बात तो बिल्कुल सही है। इंसान अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे चेंजेस लाते रहते हैं। जैसे हमारे शहर के पास ही जो जंगल था, अब वो जंगल काटा जा रहा है क्योंकि वहां पर नए घर बनाए जा रहे हैं लोगों के लिए।
बिल्कुल सही बात कही मोटूलाल तुमने। जब ह्यूमंस ने नई नई चीजें सीखी तो उन्होंने क्या करा, इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारे चेंजेस लेकर आए। जैसे इन्वायरमेंट के अंदर कैसे चेंजेस लेकर आए, जैसे पहले एक जंगल था, यहाँ पर देखो कितने सारे पेड़ पौधे एक साथ उग रखे हैं। इन पेड़ पौधों को काट कर यहाँ पर क्रॉप्स को ग्रो करना जब ह्यूमंस ने सीख लिया तो वो अपनी मर्जी के क्रॉप्स को ग्रो करने लगे। ठीक है, अब मान लो ये पेड़ पौधे थे, यहाँ पर बहुत सारी बर्ड्स रहा करती होंगी, उनका तो घर चले गया, लेकिन ह्यूमंस ने क्या सोचा कि हमारी जरूरत का काम होना चाहिए, हम तो अपनी मर्जी के क्रॉप्स ग्रो करेंगे, बर्ड्स का घर रहे या फिर ना रहे। ह्यूमंस ने डोमेस्टिकेट करना भी सीख लिया एनिमल्स को, मतलब कुछ एनिमल्स के ऊपर अपना कब्जा जमाना सीख लिया। जैसे गाय होती है, भैंस होती है, इन्हें पालना सीख लिया और फिर इनका इस्तेमाल करके अपनी ज़रूरतें पूरी करने लगे। जैसे गाय है, गाय से दूध लेने लगे। अब गाय का दूध ह्यूमंस ने तो ले लिया, लेकिन जो गाय का बच्चा है वो किसका दूध पिएगा? तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिली। इन्वायरमेंट के अंदर ह्यूमंस बहुत सारे चेंजेस लाने लगे, अपनी ज़रूरतें पूरी करने के साथ साथ एक सेटल्ड लाइफ जीने लगे। मतलब बार बार एक जगह से दूसरी जगह ह्यूमंस नहीं जा रहे थे, अब एक ही जगह पर अपना घर बनाकर मजे से रह रहे थे। देखते ही देखते कुछ समय बाद व्हील का इन्वेंशन भी होता है। व्हील क्या होता है? पहिया। अब जब व्हील इन्वेंट हो जाता है तो चीजें एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी पहुंच जाया करती थी। पहले जब व्हील नहीं था ना तो लोगों को खुद ही सामान उठा उठा के लेके जाना पड़ता था। अब व्हील इन्वेंट हो गया तो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह चीजें पहुंच जाती हैं। सरप्लस फूड प्रोड्यूस होने लगा। सरप्लस का मतलब कि खाने की जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा खाना प्रोड्यूस होने लगा। बार्टर सिस्टम भी देखने को मिला। व्हाट इज बार्टर सिस्टम? तो पुराने जमाने में जब पैसे वगैरह का सिस्टम नहीं चलता था तब पता है क्या होता था? जैसे अंकल है, इनके पास बैगन है, इन अंकल ने बोला इन अंकल को कि मेरे से ये बैगन ले लो और इसके बदले मुझे क्या दे दो? एप्पल्स दे दो। तो ये क्या था? बार्टर सिस्टम था। इन अंकल ने 4 बैंगन दे दिए और इन अंकल ने 4 एप्पल्स दे दिए। ठीक है, अच्छा ये जो बैंगन है इन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फटाफट कमेंट करके बताइए। देखते ही देखते ट्रेड भी होने लगा। ह्यूमंस क्या करने लगे? ट्रेड करने लगे। कॉमर्स डेवलप हो गया, मतलब कि लोग बाजार जाने लगे, वहां से सामान खरीदने लगे। तो देख रहे हो आप एनवायरनमेंट के अंदर कैसे ह्यूमंस चेंजेस ला रहे हैं अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग। कुछ समय बाद बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनने लगी, फैक्ट्रीज बनने लगी, जिसकी वजह से लार्ज स्केल प्रोडक्शन होने लगी। लार्ज स्केल प्रोडक्शन तो हो रही थी ह्यूमंस की जरूरत पूरी करने के लिए, लेकिन एनवायरनमेंट को कितना ज्यादा नुकसान हो रहा था ये कोई भी नहीं देख रहा था। ये देखो आसपास का एनवायरनमेंट कितना गंदा हो गया है। रिवर कितनी गंदी कर दी है। कोई भी मछली यहां पर जिंदा रह सकती है क्या? बिल्कुल नहीं रह सकती। पेड़ देखो सारे कितने खराब हो गए हैं। ट्रांसपोर्टेशन देखते ही देखते फास्ट हो गई। जब ट्रांसपोर्टेशन फास्ट हुई तो जंगलों को काट के वहां पर रोड्स भी बनने लगी। तो वहां का जो जंगल वाला एनवायरनमेंट था, मतलब जो भी एनिमल्स जंगल के अंदर रहा करते थे उनका भी घर चले गया। जो जंगल के अंदर पेड़ उगा करते थे वो भी हट गए। इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन मेड कम्युनिकेशन इजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। देखते ही देखते कुछ समय बाद ये भी देखने को मिला कि जो ह्यूमंस हैं उन्होंने कम्युनिकेशन का सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा बना लिया। जैसे हमने कॉल करके कहीं पर भी किसी से भी बात करनी होती है वर्ल्ड में, हम कर लेते हैं। व्हाट्सएप से मैसेज कर दो, व्हाट्सएप से वीडियो कॉल कर लो, क्या आप अपने सिंपली फ़ोन से भी कॉल कहीं पर भी वर्ल्ड में कर सकते हो। तो ये जो इंफॉर्मेशन का हमें रिवोल्यूशन देखने को मिला, मतलब कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा वर्ल्ड के अंदर आसान हो। लेकिन इन सारी चीज़ों में अच्छी चीज़ें भी हुई और गलत चीज़ें भी हुई, और इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा हमने नुकसान भी पहुंचाया। मतलब जो आसपास के हमारे पेड़ पौधे एनिमल्स थे उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ जैसे जैसे हम लोगों ने इम्प्रूवमेंट करी है। तो यहीं पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। आप सबके लिए एक सवाल है कि इकोसिस्टम क्या होता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, देखो इतने इंटरेस्टिंग तरीके से आपकी बुक में नहीं दी हुई हैं चीज़ें, तो यहाँ पर नोट्स में मैंने दे रखी है, आप फटाफट रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो ये नोट्स चाहिए या फिर आपको सैंपल पेपर चाहिए। सैंपल पेपर क्या होता है? देखो ये जो पूरा चैप्टर है ना, इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो मैंने सैंपल पेपर में दी। अगर आपने सैंपल पेपर सॉल्व कर लिया इस चैप्टर का तो फुल मार्क्स आना तय है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि हमारी तो बुक के पीछे भी क्वेश्चन दिए, हम तो वही वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अरे वो वाले क्वेश्चन सब आपके एग्जाम में नहीं आने वाले। आप बड़ी क्लास में आ गए हो, आपके चैप्टर के बीच से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के क्वेश्चन आते हैं। पता है ना आपको, चैप्टर के बीच में से टॉपिक से क्वेश्चन पूछती है मैम। अब तो वही वाले मैम या सर जो भी आपसे पूछेंगे क्वेश्चन, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सैंपल पेपर में डाल रखे हैं। तो आप उनकी प्रैक्टिस कर लेना एक बार, तो फुल मार्क्स आना इस चैप्टर से आपके तय हैं।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को फटाफट लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना इस वीडियो को। मनु से ज्ञान लेते रहो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।